Hello class 12 students. Now you're done with most of your exams, business studies and accounts. These are the two subjects left. और business studies का pressure है, 25th को exam है आपका. So once again, I, Siddharth from De Novo, is coming to your rescue to help you out with the major important questions that could be a part of your question paper this year. Let's start with the first book, which is for 50 marks. जब आप पहला chapter start करोगे, Nature and Significance of Management, उसमें सबसे पहले आपको कुछ MCQs भी प्रिपेयर करने चाहिए, जैसे जब आप इंपॉर्टेंस पढ़ते हो, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो उसके अंदर से जो पॉइंट्स बनते हैं, जैसे मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ऐसे पॉइंट, या मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, ऐसे क्वेश्चन कई बार केस स्टडी की फॉर्म में 1 मार्कर्स में भी हो सकते हैं. दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को आप सीधा एक 5 मार्कर या 3 मार्कर के तौर पे भी कंसिडर कर सकते हो डायरेक्ट, बट मोर इंपॉर्टेंट एज अ केस स्टडी. ये करने के बाद मैनेजमेंट इज आर्ट और मैनेजमेंट इज साइंस आपको बहुत इन डेप्थ पढ़ना चाहिए, क्योंकि आर्ट और साइंस 2019 के भी बोर्ड एग्जाम में आया था. क्योंकि आपको याद होगा 20 वाले सेशन में और 21 वाले सेशन में, 21 वाला जो सेशन था उसमें तो सिर्फ एमसीक्यू के फॉर्म में पेपर हुआ था, पर 20 वाले सेशन में पेपर नहीं हुआ था बोर्ड एग्जाम. तो जो 19 का एग्जाम था, 18-19 वाले सेशन में मैनेजमेंट इज आर्ट और साइंस 3 नंबर की केस स्टडी भी आई थी और कुछ सेट्स में डायरेक्ट क्वेश्चन भी था. तो आपको तैयार करना है आर्ट और साइंस. ये करने के बाद जब आप लेवल्स पे आते हो, लेवल्स के ऊपर क्वेश्चन 1 मार्क का हो सकता है. ऐसा नहीं कि एक होलसम फुल फ्लेजेड 4-5 मार्क का क्वेश्चन होगा. आप ऐसे कर सकते हो, जैसे मान लो किसी भी पोस्ट से रिलेटेड, जैसे मान लो मैंने टॉप लेवल ले लिया या मिडिल लेवल ले लिया या ऑपरेशनल लेवल ले लिया, उससे रिलेटेड कुछ 3-4 पॉइंट्स आपको इनपुट के तौर पे दे दिए एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ध्यान से करने हैं. एक बार 2009 में बहुत कंफ्यूजन हुई थी एक क्वेश्चन को लेके, जहां 5 नंबर का क्वेश्चन डाला था प्लांट सुपरिटेंडेंट के ऊपर. अब बच्चों ने सोचा सुपरिटेंडेंट जो है वो ऑपरेशनल लेवल पे आता है, यानी कि लोअर लेवल पे आता है, तो बच्चे लोअर लेवल लिख के आ गए थे, जबकि इसका आंसर होना चाहिए था मिडिल लेवल. सो ऐसे कंसीडर करके चलना डेजिग्नेशंस, जहां पे आप कंफ्यूज ना हो, बिकॉज़ देयर कुड बी अ प्रोबेबल 1 मार्क क्वेश्चन लाइक एन एमसीक्यू. आउट ऑफ दैट उसमें से भी 1 नंबर का एमसीक्यू हो सकता है. बहुत ध्यान से इसे पढ़िए. ये करने के बाद उसके बाद कोऑर्डिनेशन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. कोऑर्डिनेशन अच्छे से तैयार कीजिए. कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड, जैसे इस बार आपने देखा है सैंपल पेपर में पिक्चर भी है, तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी से, खासकर जो फर्स्ट बुक है हमारी, ठीक है, जो ब्लू कलर की आपकी एनसीईआरटी है 50 मार्क्स वाली, उसे बहुत ध्यान से पढ़िए. जैसे आपने देखा होगा जब आप कोऑर्डिनेशन तैयार करते हैं तो कोऑर्डिनेशन में एक पिक्चर दी होगी जहां अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं, सारे अलग-अलग डायरेक्शंस में भाग रहे हैं, एंड देयर इज ग्रेट केओस. बहुत कंफ्यूजन है, देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी, इट लीड्स टू केओस एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना. पिक्चर दे रखी है, मैं पिक्चर की बात कर रहा हूं कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड. इसके अलावा कोऑर्डिनेशन के बाद अब नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन तो इतना ज्यादा बोर्ड में आया है, इससे रिलेटेड लगातार 2009 से लेकर 13 तक के बहुत 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 फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, व्हिच इज नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन. ध्यान से पढ़ना, केस स्टडी भी हो सकती है. एंड देन देयर इज लास्ट टॉपिक व्हिच इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, व्हिच इज सुप्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर. मतलब कोऑर्डिनेशन आप ध्यान से पढ़िए. फर्स्ट चैप्टर ये कवर करने के बाद ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो ज्यादा प्रेडिक्टेबल है इस ईयर के लिए. ये करने के बाद जब आप सेकंड चैप्टर पे आओ, व्हिच इज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो उसके बाद जो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हो कैरेक्टरिस्टिक्स, उसे ध्यान से पढ़िए. जो पॉइंट्स हैं आपके 7 पॉइंट्स, उनको 1 मार्क के लिए तो एटलीस्ट प्रिपेयर कर ही लीजिए. कोई भी पॉइंट आपको आइडेंटिफाई करने को आ सकता है, जैसे मेनली बिहेवियरल, जनरल गाइडलाइंस, कॉन्टेंजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 3 पॉइंट्स तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है. उसके बाद बहुत सारे बच्चे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को छोड़ देते हैं बिकॉज उन्हें लर्न करने में डिफिकल्टी आती है. आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू डू दैट, because that is again a yet another question which is very important for the boards. आपको ध्यान से करना है. I know it is a little difficult, but आप इस क्वेश्चन को छोड़ो मत, ठीक है, आप इसे करो. उसके बाद then tailor this year is very important. Somehow I'm very sure कि या तो ऑल इंडिया में या दिल्ली के एग्जाम में टेलर से रिलेटेड कोई 4 मार्क का 5 मार्क का क्वेश्चन होगा ही होगा.
ऐसा भी कर सकता है सीबीएसई कि एक ऑल इंडिया वाले एग्जाम में फ्योल या टेलर में से एक चीज आ जाए और दिल्ली के एग्जाम में फ्योल या टेलर में से एक चीज आ जाए। सो दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू कवर बोथ। इससे वो दोनों कवर कर सकते हैं। जैसे आपने टेलर पढ़ा तो टेलर के प्रिंसिपल्स को ध्यान से पढ़िए, जैसे हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, द लास्ट वन डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल वाला प्रिंसिपल, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इन्हें ध्यान से पढ़िए। अब एक पिक्चर दे रखी है जहां पे आप हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड पढ़ते हो, तो वहां पे एक पिक्चर दे रखी है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स लीड्स टू कंप्लीट हार्मनी। इस पिक्चर को ध्यान से देख लेना। आई एम नॉट वेरी श्योर, कोई ऑब्वियसली मैंने तो पेपर बनाया नहीं है, तो आप इस पिक्चर, जितनी भी पिक्चर्स हैं मैं आपको साथ साथ बता दूंगा कि इन पे आप फोकस कर सकते हैं। जैसे ये पिक्चर मैंने अभी आपको बताई, ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड से रिलेटेड है, ये आपकी एनसीईआरटी में है, आप इसे एक बार देख सकते हो। टेक्निक्स के अंदर जितना ये जो फंक्शनल फॉर्मेशन जब आप स्टार्ट करते हो, इनको आप वन मार्कर के तौर पे स्टार्ट कर सकते हो। वन मार्कर किसी भी तरीके से, जैसे गैंग बॉस से रिलेटेड पूछ लिया या रिपेयर बॉस से या टाइम एंड कॉस्ट, आप इसे अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वन मार्क के एमसीक्यू के लिए। फंक्शनल फॉर्मेशन किसी और भी तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। देन वर्क स्टडी, जिसके अंदर चारों स्टडीज आती है, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फैटीग स्टडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे छोड़ना मत। चारों स्टडीज को बहुत अच्छे से डिटेल्ड पढ़ के जाना फ्रॉम योर एनसीईआरटी और व्हाटएवर नोट्स यू आर रेफरिंग टू। इसके बाद फ्योल के प्रिंसिपल्स तो आपको पता ही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ज्यादा अच्छे से तैयार करना है। 14 प्रिंसिपल्स हैं, बट कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो वो ज्यादा पूछते हैं। जैसे आई विल गिव यू सम एग्जांपल, like equity, like remuneration, like stability of personnel, like initiative, like order, like I have said stability of personnel, like remuneration, equity, then scalar chain. It's an okay sort of principle. Scalar chain हो गया, remuneration, equity हो गया, order हो गया, discipline हो गया। discipline में बच्चे बहुत confuse होते हैं, ठीक है। इनिशिएटिव इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बच्चे इनिशिएटिव और कोऑपरेशन और इंडिविजुअलिज्म में भी बहुत कंफ्यूज होते हैं, इन्हें थोड़ा पैरेलली चलाना। देन एस्प्री दी कॉर्प्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसे बहुत ध्यान से पढ़ना। ये जो मैंने फ्योल के प्रिंसिपल्स के नाम लिए 6 7 व्हाटएवर नंबर डिड आई से, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। ये करने के बाद बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑलरेडी अ वेरी 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 स्मॉल चैप्टर। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आप तैयार करोगे नेचर, यानी उसकी फीचर्स बिजनेस एनवायरनमेंट के, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस के 6 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, ध्यान से पढ़ना। लाइंस को कोट करके उसकी इंपॉर्टेंस आ सकती है, खासकर जो हमारे फर्स्ट सेकंड पॉइंट है, जैसे इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सेकंड, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड गेटिंग अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। ये इंपॉर्टेंस आप बहुत अच्छे से याद करना, ठीक है। फीचर्स भी करोगे बट इसको ज्यादा ध्यान देना। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो बोर्ड वाले बहुत कंसीडर करते हैं और जो किसी ना किसी फॉर्म में बोर्ड में आता ही आता है, दैट इज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसको हम स्लेप्ट के साथ पढ़ सकते हैं। स्लेप्ट क्या होता है? सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इस एक्रोनिम के साथ, इस न्यूमोनिक के साथ आप इसे याद कर सकते हो। ज्यादा कंफ्यूजन जो होती है वो बच्चों को होती है पॉलिटिकल और लीगल, तो इसे थरोली एनसीईआरटी से पढ़ो, किसी गाइड रेफरेंस का इस्तेमाल मत करो, डिटेल्ड पढ़ो विद पिक्चर्स रिलेटेड इन द बुक। एनसीईआरटी में जितनी पिक्चर्स दे रखी हैं सोशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उन्हें ध्यान से पढ़ो। स्पेशली सबसे ज्यादा आप ध्यान देना पॉलिटिकल और लीगल, बिकॉज यू गेट परप्लेक्स्ड देयर। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हो इन सिचुएशंस के अंदर। और जो हमने न्यूमोनिक यूज किया, दैट इज स्लेप्ट। ये खत्म करने के बाद आप प्लानिंग पे आओगे। प्लानिंग में बच्चों को आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग और जो हमारा फीचर्स ऑफ प्लानिंग है। ये तो किसी ना किसी फॉर्म में आता ही आता है। बजाय कि आप सिर्फ एनसीईआरटी की हेडिंग्स पे फोकस करो, आपको डिटेल्ड अंदर से पढ़ने का फायदा होगा। कई बार 3-3 नंबर के क्वेश्चन और 4-4 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं प्लानिंग की लिमिटेशंस, इंपॉर्टेंस और फीचर्स से रिलेटेड। कई बार सीबीएसई ऐसे क्वेश्चंस भी देता है जहां पे प्लानिंग के किसी फीचर को या प्लानिंग की किसी इंपॉर्टेंस के पॉइंट को इंडिविजुअली एक्सप्लेन करने को दे देता है 2 पार्ट्स में, ए और बी, लाइक 2+2 की फॉर्म में, which is a 4 मार्क क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। टाइप्स ऑफ प्लान्स, मुझे पता है आपको टफ लगता है। टाइप्स ऑफ प्लान्स में आप सीधा उस टॉपिक पे आ जाओ जहां पे सारे टाइप्स ऑफ प्लान्स दे रखे हैं, which is
मेथड, रूल, बजट, पॉलिसी, प्रोसीजर, स्ट्रैटेजी, सारे प्लान्स आपको अच्छे से तैयार करने हैं दैट कुड कम इन द फॉर्म ऑफ अ केस स्टडी। रही बात डिफरेंशिएट की, तो डिफरेंशिएट आप अच्छे से पढ़ सकते हो पॉलिसी और स्ट्रैटेजी में, पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव में, रूल और पॉलिसी में, और रूल और मेथड में। देयर आर मेनी डिफरेंसेस बट आई हैव नैरोड डाउन द चॉइसेस एंड गिवन यू 4। अगर डिफरेंस आया तो वो 1 मार्क का भी हो सकता है, मतलब एमसीक्यू की फॉर्म में तो ऑब्वियसली नहीं होगा, तो वो 2 मार्क का हो सकता है, 4 मार्क का हो सकता है। आई नो इट इज लाइक योर बगबेयर, यू गेट फ्राइटेंड विद दीज डिफरेंसेस। तो ये 4 डिफरेंसेस पे आप ज्यादा ध्यान दे सकते हो। फिर आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में आप सबसे अच्छे से तैयार करो ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस को, ठीक है। उसे तैयार करने के बाद छोटे छोटे टॉपिक्स पे 1 मार्क पे प्लीज ध्यान देना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिटेल पढ़ जाना 1 मार्क के लिए, और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को। ऑल्दो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बहुत कम आता है बोर्ड में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू नेवर नो अगर वो एक 1 मार्क का एमसीक्यू दे दे। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है। इसे करने के बाद फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। खासकर इनके मेरिट्स पे ध्यान देना, फंक्शनल और डिविजनल के मेरिट्स पे रादर देन उनके डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स पे। दोनों का डिफरेंस एनसीईआरटी में बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है, तो उन्हें बेसिस के साथ प्रिपेयर कीजिए। डिफरेंस अच्छा है, ठीक है। इस चैप्टर में वैसे भी 3 डिफरेंसेस हैं, तो आपको तीनों के ऊपर इक्वली अटेंशन देनी चाहिए। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके चलिए, व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड्स दिस ईयर। ये किसी ना किसी फॉर्म में आपके पेपर में होगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, व्हिच इज आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ो। जैसे वहां पे 2 डेफिनेशंस दे रखी है एनसीईआरटी में, वन इज बाय चेस्टर बर्नार्ड and the second one is by Louis Allen। ये 2 definitions को आप ध्यान से पढ़ो। Formal organization is very 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 important for boards this year। ये किसी ना किसी पेपर में, सेट में हो सकता है। तो formal organization को आप खासकर उसके फीचर्स और उसके मेरिट्स, ये 2 चीजें बहुत अच्छे से पढ़ो। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स और इसके मेरिट्स बहुत अच्छे से करो। फॉर्मल इनफॉर्मल में डिफरेंस तैयार कर लो। उसके बाद आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ऐसे देखो, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जो बोर्ड हम इन्हें देयर आर वेरी चांसेस व्हिच आर वेरी स्लिम, देयर आर चांसेस व्हिच आर वेरी स्लिम एंड यू कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी दैट ये 2 क्वेश्चंस पेपर में ना हो। ये किसी ना किसी फॉर्म में पेपर में आ ही जाते हैं, व्हिच इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन में आप डेलीगेशन को ध्यान से पढ़ो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, उसकी इंपॉर्टेंस तैयार करो, जो 6 पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी में दे रखे हैं। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से, अंदर की लाइंस पढ़नी है डिसेंट्रलाइजेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, और उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस पढ़नी है बहुत ध्यान से, ठीक है। 6 पॉइंट्स है, 6 के 6 अच्छे से पढ़ो। एक बार 2011 में ऐसा भी क्वेश्चन आया था, जो बच्चे अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं कर पाए थे, उस आंसर की क्लैरिटी नहीं थी क्योंकि कॉन्सेप्ट की। उन्होंने क्वेश्चन दिया था, इफ यू डेलीगेट यू मल्टीप्लाई इट बाय 2, इफ यू डिसेंट्रलाइज यू मल्टीप्लाई इट बाय मेनी। इसका मतलब आप दोनों को उसको अच्छे से बताओ। जब डेलीगेशन होता है तो 2 लोगों का रिलेशन होता है, जो डेलीगेट कर रहा है और जो डेलीगेट जिसको हम जो कर रहा है और जिसको हम कर रहे हैं, लाइक डेलीगेटर एंड डेलीगेटी। ऐसे डिसेंट्रलाइजेशन में डिस्पर्सल होता है बेटा अथॉरिटी का क्रॉस 3 लेवल्स। आप उसको डायग्राम में देखो, आप कहीं भी पिक्चर दे सकते हो, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, हेल्प यू आउट, लाइक हाउ यू कैन मेक अ पिक्चर, हाउ कैन यू कैन मेक अ रेलेवेंट डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें उन्होंने कहा था एक्सप्लेन करो इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। आपको डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ध्यान से पढ़नी है, बहुत ध्यान से। एक एक लाइन एनसीईआरटी के अंदर से पढ़नी है, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की लाइन में। डेलीगेशन से रिलेटेड एक पिक्चर भी दी हुई है, वो भी ध्यान से देखनी है आपको, आप समझ लो। उसके बाद डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस आपको याद करना है, जो 5 पॉइंट्स है। आप प्लीज अपने पॉइंट्स मत बनाइए इफ यू वांट टू डू वेल, क्योंकि ऐसा होता है बच्चों को लगता है सिर्फ केस स्टडी आती है, लेकिन सिर्फ केस स्टडी नहीं आती बेटा। अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो ऐसा भी हो सकता है कि 50-55 मार्क्स का पेपर केस स्टडी बेस्ड हो, लेकिन बाकी 20-25 मार्क्स का पेपर इस तरीके से भी हो सकता है, व्हिच कैन बी वेरी डायरेक्ट। 30 मार्क्स का पेपर भी हो सकता है, व्हिच कैन बी वेरी 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 डायरेक्ट रादर। आप इसे ध्यान से करो, दैट कुड आल्सो हेल्प यू इन स्कोरिंग बियॉन्ड योर प्रैक्टिसिंग एंड हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ फ्लेयर इन केस स्टडीज। इन क्वेश्चंस को भी करना है। जैसे डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के डिफरेंस के 5 पॉइंट्स आपको बेसिस के साथ इट शुड बी इन योर हेड वेरी क्लियर।
उसके बाद आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में आप प्रोसेस पढ़ो, स्टाफिंग के जितने स्टेजेस हैं 8 के 8 उन्हें आप ध्यान से पढ़ो। कोई 1 मार्कर भी हो सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आप नहीं कह सकते कि स्टाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टाफिंग प्रोसेस इज एन ओके सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, बट हाँ आपको 8 स्टेजेस की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप आइडेंटिफाई कर सको वेदर इट इज ओरिएंटेशन, वेदर इट इज रिक्रूटमेंट, वेदर इट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सारी स्टेजेस आपको पता होनी चाहिए। एचआर मैनेजर क्या करता है, उसकी फंक्शन, उसकी ड्यूटीज आपको पता होनी चाहिए। जो हमारे स्टाफिंग है इसके 3 एस्पेक्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, विच इज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। ध्यान से करना इन एस्पेक्ट्स को। लाइन कोट करके भी पूछ सकते हैं आपसे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग से रिलेटेड। ट्रेनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड छोड़ ही नहीं सकता, किसी ना किसी फॉर्म में ट्रेनिंग आता ही आता है। रिक्रूटमेंट में आप ध्यान दो, इंटरनल सोर्सेज के मेरिट्स डीमेरिट्स ध्यान से पढ़ो। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के सोर्सेज पे बहुत ज्यादा ध्यान दो, वो लाइन कोट करके भी आपसे एक्सटर्नल सोर्सेज पूछ सकते हैं। फिर सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत ध्यान से पढ़ो फॉर अ लॉन्ग क्वेश्चन, फ्रॉम प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सिलेक्शन के टेस्ट आपको आइडेंटिफाई करने को आ सकते हैं 1 मार्क में, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, सारे टेस्ट आपको पता होने चाहिए। इसके बाद उसके ये करने के बाद ट्रेनिंग तो मैं पहले ही बोल रहा हूं आपको छोड़ना ही नहीं है। ट्रेनिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यू वुड हैव दैट क्वेश्चन प्रोबेबली इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडीज। जैसे ट्रेनिंग का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ट्रेनिंग डेवलपमेंट का डिफरेंस बहुत क्लियर होना चाहिए। ये 2009 में आया था ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस, 5 मार्क्स का। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस अच्छे से तैयार कीजिए। ट्रेनिंग के बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन, बेनिफिट्स टू एम्प्लॉइज। इंडक्शन ट्रेनिंग पढ़िए, देन वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी या 1 मार्क का एमसीक्यू। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप पूछ सकते हैं 1 मार्क में आपको एमसीक्यू की फॉर्म में। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर आप सबसे पहले आप तैयार करो मोटिवेशन के फीचर्स। मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। मोटिवेशन और लीडरशिप के फीचर्स को अच्छे से तैयार कीजिए, बोथ मोटिवेशन एंड लीडरशिप, और कंफ्यूज मत होइए, दोनों कॉन्सेप्ट को समझिए कि मोटिवेशन कहां आएगा और लीडरशिप कहां पे आएगा। ठीक है, मोटिवेशन के फीचर्स पढ़िए। मैस्लो की थ्योरी, चाहे फुल फ्लेजेड क्वेश्चन वो ना दे, लेकिन वो कहीं ना कहीं 1 मार्क में पूछ सकते हैं आपसे, नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए। कोई भी नीड हो सकता है। बहुत सारे बच्चे बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड को बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स लिख के आ जाते हैं। दिस इज बेसिक फिजियोलॉजिकल, प्लीज एम्फसाइज ऑन द स्पेलिंग। ये करने के बाद आप उसके बाद इंसेंटिव्स बहुत ध्यान से पढ़िए। इंसेंटिव्स के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और जितने नॉन इंपॉर्टेंट इंसेंटिव्स आपको लगते हैं उन पे भी ध्यान दीजिए। जैसे अभी 2019 का बोर्ड हुआ था तो उन्होंने कुछ ऐसे इंसेंटिव्स भी दिए थे, जैसे जॉब एनरिचमेंट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट हो गया, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी हो गया। आप लोग ऐसे इंसेंटिव्स पे ध्यान नहीं देते। ऐसा नहीं कि सिर्फ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आपको आने चाहिए, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग हो गया या को पार्टनरशिप हो गया, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गया या पर्क्विसाइट्स हो गया। आपको दूसरे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पे भी बहुत ध्यान देना है। They are very 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 important, no matter for 1 mark, no matter for 5 mark, no matter for 6 marks, but they are important. ये करने के बाद आप कम्युनिकेशन जब करते हो तो कम्युनिकेशन में एक चीज पे ध्यान दीजिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फॉर्मल कम्युनिकेशन कहां पे आ रहा है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहां पे आ रहा है। आपको लाइन कोड करके बताना आना चाहिए कि यहां फॉर्मल कम्युनिकेशन है, यहां इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। उसका कम्युनिकेशन के बैरियर्स, दे आर लाइक मस्ट। ठीक है, कम्युनिकेशन के बैरियर्स बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन फॉर 4 मार्क्स। कम्युनिकेशन के बैरियर 4 या 5 मार्क्स में आ सकते हैं। उसके बाद लीडरशिप के स्टाइल्स, आई फॉरगॉट टू मेंशन, खासकर डेमोक्रेटिक लीडरशिप या फिर लेज़र-फेयर लीडरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों लीडरशिप। डेमोक्रेटिक और फ्री रेंज, जिसको लेज़र-फेयर कहते हैं, बहुत अच्छे से पढ़िए, डायग्राम्स के साथ पढ़िए, सूटेबिलिटी पढ़िए और एनसीईआरटी से पढ़िए रादर देन सम गाइड और सम एनी अदर प्लेटफॉर्म। जब आप ये खत्म करते हैं उसके बाद आप आते हैं कंट्रोलिंग पे। कंट्रोलिंग में तो होते ही 2-3 क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, यू कैन नॉट इग्नोर दिस क्वेश्चन।
देन देयर इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के ऊपर केस स्टडी भी हो सकती है। जैसे मान लो देखो मैंने क्वेश्चन, मुझे पता आप इन चीजों पे ध्यान ही नहीं देते एनसीईआरटी में। जैसे मान लो मैंने लास्ट में डाला कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस कर ली, वो करा, और आपको बोला कंट्रोलिंग का प्रोसेस कर लो। जब आप कंट्रोलिंग का प्रोसेस करते हो तो आप इन चीजों पे ध्यान दो, जैसे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, इन्हें ध्यान से पढ़ो, ठीक है। एक चीज बोलता हूं, आप शायद इसको आइडेंटिफाई भी ना कर पाओ, बट ये एनसीईआरटी का पार्ट है विच यू माइट नॉट हैव नोटिस्ड। जहां कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस शुरू हो रही है ना, वहां पे उन्होंने एक चीज लिखी है, मैं बहुत ज्यादा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं, विदाउट कंट्रोलिंग द बेस्ट ऑफ प्लान्स गो ऑराय। आप देखना ये लाइन आपको मिल जाएगी, कई बार मैं टेस्ट में देता हूं अपने स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन, विदाउट कंट्रोलिंग द बेस्ट ऑफ प्लान्स गो ऑराय। इसका मतलब वो आपसे कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस पूछ रहे होते हैं, बच्चे लिखे आ जाते हैं प्लानिंग की इंपॉर्टेंस, प्लानिंग कंट्रोलिंग का रिलेशनशिप। नहीं, आपको कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस लिखनी है। वो कह रहे हैं अगर कंट्रोलिंग नहीं होगा तो बड़े से बड़ा प्लान भी फेल हो जाएगा, तो प्लीज एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। ऐसी लाइंस एनसीईआरटी में होता है, और कितना अच्छा लगता है जब हम इन लाइंस के साथ अपनी प्रेजेंटेशन रखते हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे प्रेजेंटेशन रखनी है, कैसे रेलेवेंट डायग्राम्स बनाने हैं, where to use a pencil to make necessary diagrams, where to underline the heads, where to underline, what to underline, ठीक है। So stay tuned for the second video and please like, share, comment on the video. We really need your greatest love and appreciation. Thank you.